नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आप अगर बिगिनर हैं तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे शेयर परचेज कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, राइट। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें, जो नंबर वन पॉइंट है, वो है कि आपको अपना कुछ बेसिक्स जो एलिजिबिलिटी है टू कम इनटू द स्टॉक मार्केट, उसको पूरा करना होगा, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता है इसकी? तो ऐसे कोई योग्यता नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, कुछ जो है आपको पहले अपना होमवर्क करके आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और वो पहला सबसे जो है वो है कि आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि एकदम जरूरत का पैसा नहीं हो, राइट। अगर आपको कल उसकी जरूरत पड़ जाए तो उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में नहीं डालें, राइट। ये पहला पॉइंट है, राइट। यानी कि आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके पास, अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, राइट। और आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड कर्जा है या किसी भी तरह का अगर हाई इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया हुआ है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, तो उसको पहले आप बंद करने की कोशिश करें। खास करके क्रेडिट कार्ड का जो लोन है उस वो आपके पास नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले, राइट। तो ये इसका आप ध्यान में रखें, राइट। और जो है आपको ये भी देखना है कि आपका जो गोल है वो कितना है। क्या आप 1 साल के लिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, या 3 साल के लिए लगाना चाहते हैं, या 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं? तो आपको अगर 6 महीना के लिए पैसा लगाना है तो स्टॉक मार्केट से दूर ही रहिए। कम से कम जो आपका गोल है 1 साल से कम तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो, अगर आपका पास अभी डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं, राइट। तो डीमेट अकाउंट में देखिएगा कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो ऑर्डर प्लेस करने आपको आना चाहिए। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो लाइक मार्केट ऑर्डर टाइप्स, लिमिट्स, राइट। तो इस तरह का आई नो मार्केट प्राइस। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस क्या होता है। जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे तो उस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, उस जो एक तरह का फॉर्म ओपन होता है, तो उसमें बहुत सारी कुछ समझने के लिए होता है, राइट। तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अपने मन से आंख मूंद करके ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आप पहले कर लीजिएगा, तभी आपको इन पे ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, राइट। ये बहुत कोई जरूरी नहीं है, आपको आ ही जाएगा, राइट। तो दूसरा जो है, आप ये कहें कि आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर परचेज नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉक परचेज नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि ये सलाह दिया जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर नए नए हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज से बचें। अगर आपने खुद होमवर्क कर लिया है, बहुत होमवर्क कर लिया है, तो अगर आपको स्टॉक परचेज करने का कॉन्फिडेंस आ गया या आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क किया, तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में पोजीशन लेनी चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक्स कौन सा स्टॉक्स होता है? जैसे कि निफ्टी 50 का स्टॉक्स हो गया, सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हो गए, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तो आप एज ए बिगिनर आप इन सारे स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हैं एक बिगिनर के तौर पे। या फिर बिगिनर को सलाह दिया जाता है कि वो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की ओर वो रुख कर सकते हैं, या इंडेक्स फंड या ईटीएफ की ओर रुख कर सकते हैं। तो ये आपको टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरह का टैक्स पे अप्लाई होता है। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वह होता है जो कि आप, अगर कोई आपके पास पोजीशन है या होल्डिंग है, अगर उसको आप 1 साल से पहले अगर प्रॉफिट होता है और बेच देते हैं 1 साल से पहले, तो आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जब आप उससे प्रॉफिट होने पे 1 साल से अधिक के अवधि पे बेचते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। और ये दोनों ही सूरत में आपको टैक्स पे करना होगा सरकार को जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो, राइट। तो इसकी आपको समझ होनी चाहिए। यानी कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आप जो है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप, हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म सेलिंग नहीं करें, आप लॉन्ग टर्म सेलिंग की ओर ज्यादा, आपका लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट की ओर आपका ज्यादा रुख रहेगा, अगर आप टैक्सेशन को समझते हैं तो, राइट।
अगर आप ये कहें कि हम पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं, एक छोटा सा पोर्टफोलियो स्टार्ट करने के लिए कैसे बना सकते हैं, तो उसका एक जो है एक इस तरह से आप बना सकते हैं कि 60% जो है आप जो है निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स फंड ले सकते हैं या तो ईटीएफ ले सकते हैं। आपका अगर आप 10,000 रुपया हर महीने लगाना चाहते हैं तो 6,000 रुपया जो है आप इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में डाल सकते हैं, राइट। यानी कि एक तरह का ये जब फंड आ गया तो यानी कि एक तरह का म्यूचुअल फंड है, राइट। तो इसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें आपका पैसा वहां पे जाएगा जो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी है उसमें, या सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनी है उसी में पैसा आपका जाएगा, राइट। और दूसरा जो है आप जो 30% है यानी कि लगभग 3,000 रुपया जो है आप 10,000 में से आप डाल सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, या आप ब्लू चिप स्टॉक्स में डालिए। यानी कि 3,000 रुपया जो है उससे आप जो है डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज अगर आपका करने का इच्छा है और आपने पूरा रिसर्च किया हुआ है तो आप 3,000 रुपये को आप जो है ब्लू चिप स्टॉक्स यानी कि निफ्टी 50 में से कोई एक स्टॉक्स जिसपे आपकी पकड़ है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसको आप चुन सकते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में आप पोजीशन ले सकते हैं। और जो 10% पैसा यानी कि 10,000 में से 1,000 रुपए जो है आप डाल सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है उस स्मॉल कैप स्टॉक्स पे तो आप उसमें पैसा डाल सकते हैं 1,000 रुपये। तो इस तरह से 10,000 रुपये को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया मल्टीपल टाइप्स ऑफ इक्विटी में। कोई लार्ज कैप है, कोई स्मॉल कैप है, कोई मिड कैप है, राइट। तो इस तरह से कोई इंडेक्स फंड है, तो इस तरह से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपकी सूझ और बूझ डेवलप होती चली जाती है, तो उससे फिर आप अपना डिसीजन को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, राइट। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है कि स्टॉक्स का चुनाव कैसे किया जाए, स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे किया जाए। तो स्टॉक्स का जो सिलेक्शन होता है यह काफी ज्यादा बहुत आसान प्रोसेस नहीं होता है, राइट। ये जो है बहुत एक्सपर्ट लोग जो है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके बिहाफ पे आपके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करके आपके लिए कोई स्टॉक्स को आपके फंड में वो डालते हैं, राइट। लेकिन अगर स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है तो इसका जो है आप जो है बहुत सारा वेबसाइट है। एक तो screener.in है, उस पर आप जा सकते हैं और उसमें बहुत सारा रेशियो है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, इस तरह का जो रेशियो है, पी रेशियो, इस तरह के कुछ रेशियोज हैं जिसको कि आपको समझना है कि ये इसका रेशियो का मतलब क्या होता है, राइट। तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप जो है एक अच्छा निवेशक और खुद जो है आप अपना स्टॉक सिलेक्शन करने में मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। वॉरेन बफेट के हिसाब से अगर माने तो ROE 15 होना चाहिए और ROC 15 होना चाहिए कम से कम किसी भी स्टॉक्स में इंटर करने के लिए, और पी रेशियो जो है उसका जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, राइट। तो इस तरह से आप जो है एक बहुत लिमिटेड नॉलेज मैंने आपको दिया है अभी रेशियो के बारे में। रेशियो के लिए मैं आप अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यही बात रहा म्यूचुअल फंड में, अगर आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो उसमें होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जिस भी म्यूचुअल फंड का कम है और उसका जो 10 साल का आपको रिटर्न देखना है कि 10 साल में हर साल कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, राइट। तो ये एक क्राइटेरिया है म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन का। लेकिन हाँ, रिटर्न एक लौता क्राइटेरिया नहीं है, आपको उसकी रेटिंग देखनी है, क्रिसिल की रेटिंग देखनी है, 4 स्टार फंड लेना है, 5 स्टार फंड लेना है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना चाहिए फंड, और उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो होता है कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है 2 पॉइंट समथिंग या 2% से ज्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म में जो है आपका रिटर्न कम जाएगा, राइट। तो सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाएं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करने से आपका लॉन्ग टर्म में जो है आपका रिटर्न जो है ज्यादा हो जाता है, राइट। अब कुछ रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, राइट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपको जो रिस्क जो है मैनेजमेंट करना है कि आपको ये सोचना है कि 10%, अगर आप 1 लाख रुपए डालने वाले हैं तो 10,000 से ज्यादा किसी भी स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, राइट।
5-10% से ज्यादा किसी भी स्टॉक्स में नहीं डालना है। दूसरा जो पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इससे कब निकलना है। तो स्टॉप लॉस के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी कोई स्टॉक्स बहुत नीचे चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चले कि क्यों नीचे जा रहा है, राइट? तो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे उससे निकल जाना, यही ज्यादा बुद्धिमानी का काम होता है। कभी भी पैसे को उधार लेकर के ट्रेडिंग नहीं करें, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करें। ये भी पॉइंट आपको नोट करके रखना है। और आपको अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने पे, साल भर पे रिव्यू करना है, राइट? और जो है बिजनेस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज देखना है, और जिस कंपनी में आप पैसा डाले हुए हैं उसको आपने नजर में रखना है, उससे रिलेटेड न्यूज आपको देखते रहना है। और अपना नॉलेज को बिल्ड करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए, राइट? स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस से मतलब है कि आप कैसे उसके बैलेंस शीट को पढ़ सकें, उससे बैलेंस शीट को कैसे समझ सकें, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? तो इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना होगा, ये सब आपको सीखना होगा, राइट? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप बुक्स पढ़ते जाते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ते चला जाएगा, राइट? आप एक अच्छा इन्वेस्टर तब बन सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, तब आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर है। कॉमन मिस्टेक्स पे भी बात करना जरूरी है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, यहाँ तक कि जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर भी हैं, लेकिन उसे हम एक्सपीरियंस होल्डर नहीं मानते, क्योंकि उसे हम नए ही मानते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे मिस्टेक्स करते रहते हैं, जैसे कि चेसिंग हॉट टिप्स। अगर आप कहीं चले जाओ बाहर में, या कोई भी पान की दुकान पे वो कोई आपको अगर टिप दे दे, स्टॉक टिप दे दे, तो आप उसे ले लेते हो, राइट? अपना बुद्धि नहीं लगाते और उसे ले लेते हो, इस कारण से जो है आपको नुकसान हो जाता है। तो कभी भी स्टॉक टिप नहीं लेना है। इवन अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा महारथी है, एक्सपर्ट है, उससे भी कोई टिप नहीं लेना है बिना अपना पूरा पुख्ता रिसर्च किए हुए, राइट? तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग, हाई ब्रोकरेज ईट्स रिटर्न्स। अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, राइट, अब ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन करते हो, बाय सेल, तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा मतलब कि जो है ब्रोकरेज चार्जेस ही देते रह जाओगे, राइट? तो आपको ये नहीं करना है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो आपको जो है 6 मंथ से 12 महीने में आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि टैक्सेशन के बारे में, अगर आप शॉर्ट टर्म में सेल कर देते हैं, 1 महीना, एक साल के अंदर अगर आप सेल कर देते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और आप अगर 1 साल के ऊपर सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, राइट? और आपको टैक्स को इग्नोर नहीं करना है, कभी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारे जो मिस्टेक्स जो बिगिनर्स कर सकते हैं, अब मैंने आपको भी बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे दिया है, जो कि NSCL का लिंक है, NSDL का लिंक है, और सेबी का लिंक है, और मतलब ऑफिशियल जो है वेबसाइट्स जो है, अथॉरिटीज जो है, उनका लिंक है। आप उसे ओपन करके देख सकते हैं, अच्छा कंटेंट मिलेगा, बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इनकम टैक्स का भी लिंक है, STCG और LTCG के बारे में भी दिया हुआ है, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसे डाल दिया। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया है वो काफी बिगिनर लेवल के लिए है। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किसी भी शेयर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, राइट? तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।